सूरजपुर नाम का एक शांत गांव था। सुबह की पहली किरण जब खेतों पर पड़ती तो ओस की बूंदें ऐसे चमकती जैसे धरती पर छोटे छोटे हीरे बिखरे हों। हवा में मिट्टी की खुशबू और पक्षियों की चहचहाहट हर दिन को नया जीवन देती थी। इसी गांव में रहता था एक किसान रघुवीर। लोग उसे प्यार से रघुवीर भैया कहते थे। रघुवीर सिर्फ मेहनती नहीं था, बल्कि दिल से बहुत नेक इंसान भी था। गांव में किसी के घर दुख हो या खुशी, रघुवीर सबसे पहले पहुंचता। उसके खेत पूरे इलाके में मशहूर थे। जब गेहूं पकता तो खेत ऐसे लगते जैसे सोने की चादर बिछ गई हो। उसके पास 2 बैल थे, शेरा और बादल। वो उन्हें अपने बच्चों जैसा मानता था। घर में उसकी पत्नी और 2 बच्चे थे। छोटा सा परिवार, लेकिन खुशियों से भरा हुआ। लेकिन इस साल सूरजपुर गांव में गर्मी ने जैसे सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। तापमान 45 डिग्री से भी ऊपर पहुंच चुका था। अभी तो अप्रैल का महीना शुरू ही हुआ था और हालात इतने खराब थे कि लोग दोपहर में घर से निकलने से भी डरने लगे थे। तालाबों का पानी दिन ब दिन कम होता जा रहा था। खेतों की मिट्टी सूख कर फटने लगी थी। रघुवीर के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देने लगी थी। उसे बार बार यही डर सता रहा था, अगर इस बार बारिश नहीं हुई तो उसका परिवार क्या खाएगा। रघुवीर की पत्नी ने उसे उदास बैठे देखा तो बोली, इतना उदास क्यों बैठे हो? मैंने आपको आज से पहले कभी इतना उदास नहीं देखा। क्या बात है? क्या बताऊं, गांव में इतनी गर्मी पड़ रही है कि जीना मुश्किल हो गया है। ऊपर से एक बूंद बारिश नहीं हो रही। तालाब का पानी भी दिन ब दिन खत्म होता जा रहा है। धरती फटने लगी है और मेरी फसल धीरे धीरे मर रही है। मैंने कितनी मेहनत की थी, दिन रात खेत में लगा रहा, लेकिन अब सब बेकार जाता दिख रहा है। बस कीजिए, इतना टूटना आपको शोभा नहीं देता। हाँ, मानती हूँ बारिश नहीं हो रही, गर्मी ने हालात खराब कर दिए हैं, लेकिन क्या हर मुश्किल के आगे झुक जाना ही हमारा रास्ता है? आप वो इंसान हो जिसने इस सूखी धरती पर भी उम्मीद बोई है, तो फिर आज उसी उम्मीद को मरने क्यों दे रहे हो? अगर बारिश नहीं हो रही तो क्या हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है? मुश्किल आई है, इसका मतलब ये नहीं कि सब खत्म हो गया। इसका मतलब है अब हमें पहले से ज्यादा समझदारी और हिम्मत दिखानी होगी। याद रखिए, किसान हालात का इंतजार नहीं करता, वो हालात को बदलने की ताकत रखता है। ये बातें सुनकर रघुवीर कुछ पल चुप रहा। उसने गहरी सांस ली, फिर दृढ़ आवाज में बोला, अगर हम एक हो जाएं, मिलकर काम करें, तो शायद हमारी ये समस्या दूर हो सकती है। क्यों ना हम एक कुआं खुदवाएं, ऐसा कुआं जो हमारे गांव की प्यास बुझा दे, ऐसा सहारा जो हमें हर बार बारिश के आगे झुकने से बचा ले। लेकिन ये काम छोटा नहीं है, इसके लिए पैसे भी लगेंगे और मेहनत भी। हम सब मिलकर मेहनत तो कर लेंगे, लेकिन रुपयों का इंतजाम करना पड़ेगा। शायद हमें गांव के सेठ से मदद मांगनी होगी। अगर वो साथ दे दे तो हमारा ये काम शुरू हो सकता है। अगर ये कुआं बन गया तो सिर्फ हमारी नहीं, पूरे गांव की जिंदगी बदल सकती है। ये सब सोचकर रघुवीर ने मन में ठान लिया, अब रुकना नहीं है। गांव के बीचों बीच एक बड़ी सी हवेली खड़ी थी। ऊंची दीवारें, भारी लोहे का गेट और दरवाजे पर खड़े पहरेदार जो हर आने जाने वाले को घूर कर देखते थे। ये हवेली थी सेठ धनराज की, गांव का सबसे अमीर आदमी, लेकिन उतना ही घमंडी और लालची। कहते थे उसके पास इतना पैसा है कि वो पूरे गांव को खरीद सकता है, लेकिन दिल इतना छोटा कि किसी की मदद करने से पहले 100 बार सोचता है। गांव में सबसे बड़ा अनाज का कारोबार इसी का है और इस पूरे काम को संभालता है इसका छोटा भाई महेंद्र। जहां ये खड़ा होता है, वहां डर अपने आप खड़ा हो जाता है। महेंद्र एक ऐसा आदमी जो बातों से नहीं, अपने रुतबे से पहचाना जाता है। गांव में उसका नाम ही काफी है। लोग सामने कम और पीछे ज्यादा बोलते हैं। उसके लिए अनाज सिर्फ व्यापार नहीं, उसकी ताकत है, उसका घमंड है। वो कम बोलता है, लेकिन जब बोलता है तो सामने वाला सिर झुका देता है। गलती उसे बिल्कुल पसंद नहीं, और जो गलती करे उसके लिए उसके पास सिर्फ एक ही जवाब होता है, सजा। उसकी नजर में इंसान नहीं, काम मायने रखता है, और काम में कमी उसे बर्दाश्त नहीं।
नालायक, ये क्या किया तूने? देख रहा है, ये मेरे खून पसीने की कमाई है और तूने इसे यूं ही मिट्टी में मिला दिया। ये अनाज है, अनाज। तुझ में इतनी सी भी ताकत नहीं बची जो एक बोरी तक संभाल सके। बोरी नहीं संभाल सकता और चला आया है मजदूरी करने। इतना बड़ा नुकसान कर दिया तूने, इसका हिसाब कौन देगा? तेरा बाप देगा या तेरा खानदान देगा? मालिक, मुझसे गलती हो गई, जानबूझकर नहीं किया। मालिक माफ कर दीजिए, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। माफी? इतनी बड़ी गलती के बाद माफी मांग रहा है? इस गलती की सजा मिलेगी तुझे। आज की तेरी मजदूरी नहीं मिलेगी, ताकि याद रहे कि यहां गलती की कीमत चुकानी पड़ती है। मालिक, दया कर दो, गरीब आदमी हूं, एक एक दिन की मजदूरी से घर चलता है। अगर आज की मजदूरी नहीं मिली तो मेरे बच्चों को खाना भी नहीं मिलेगा घर में। पहले से ही कुछ नहीं है। मालिक, एक मौका दे दो, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। शुक्र कर मैंने सिर्फ आज की मजदूरी काटी है, वरना इतनी बड़ी गलती के लिए मैं तेरे पूरे महीने की मजदूरी काट लेता, एक एक पैसा, समझा? धनराज और महेंद्र सिर्फ अमीर नहीं थे, चालाक भी थे। गांव वालों को किसी न किसी तरह अपने जाल में फंसाना, उनकी जमीन हड़प लेना या उन्हें गांव से बाहर कर देना अब इनके लिए आम बात बन चुकी थी। सेठ जी, प्रणाम। हाओ रघुवीर, आज तुम हमारे दरवाजे पर, लगता है कोई बड़ी परेशानी है। सेठ जी, इस साल गर्मी ने हालात खराब कर दिए हैं। बारिश नहीं हो रही, खेत सूखते जा रहे हैं। अगर ऐसा ही रहा तो किसानों की सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। मैं आपसे मदद मांगने आया हूं। हम गांव में तालाब और कुआं खुदवाना चाहते हैं ताकि पानी की समस्या खत्म हो सके। सेठ के दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, रघुवीर की जमीन। वो जमीन जो पूरे गांव में सबसे ज्यादा उपजाऊ थी, जहां हर साल सबसे अच्छी फसल होती थी। सेठ की नजर बहुत पहले से उस खेत पर थी, लेकिन मौका उसे अब तक नहीं मिला था। वो चाहता था कि रघुवीर खुद उसके पास आए, मदद मांगे और फिर वो उसे अपनी चाल में फंसा ले। और आज वो मौका आखिरकार उसके पास आ ही गया। सेठ के चेहरे पर हल्की खतरनाक मुस्कान आती है। गांव की भलाई के लिए सोच रहे हो, अच्छी बात है रघुवीर। बहुत कम लोग होते हैं जो अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचते हैं। तुम जैसे लोग ही गांव को संभालते हैं, वरना आजकल कौन किसी के लिए खड़ा होता है। लेकिन दुनिया सिर्फ अच्छे इरादों से नहीं चलती। यहाँ हर काम की एक कीमत होती है और कीमत चुकाए बिना कोई सौदा पूरा नहीं होता। लेकिन हर मदद के साथ एक शर्त होती है। शर्त? कैसी शर्त सिर जी? अरे घबराओ मत रघुवीर, कोई बड़ी शर्त नहीं है। बस जितने रुपए मैं दूंगा उस पर थोड़ा सा ब्याज लगेगा, और जब तक तुम पैसे वापस नहीं कर देते तुम्हारी जमीन मेरे पास रहेगी। और मेरी ये शर्त है, ये कागज बस यहाँ साइन कर दो। रघुवीर को आखिरकार सेठ के आगे झुकना ही पड़ा। ये सौदा था उसकी सबसे कीमती चीज, उसकी जमीन। रघुवीर, ध्यान से सुन लो, जब तक तुम मेरे पैसे नहीं चुका देते तब तक वो जमीन मेरे पास ही रहेगी। उस पर हक तुम्हारा नहीं, मेरा होगा। और अगर समय पर पैसा वापस नहीं हुआ तो समझ लेना वो जमीन हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी। रघुवीर ने पैसे लिए और वहां से चुपचाप चला गया। जैसे ही रघुवीर वहां से गया, सेठ धनराज का भाई महेंद्र आ गया और जोर जोर से हंसने लगा। भैया, आपने तो कमाल कर दिया। उसकी इतनी कीमती जमीन आपने अपने ऐसे हासिल कर ली जैसे कोई खेल हो आपके लिए। और अब हमें आगे का खेल शुरू करना होगा। उस रात आसमान जैसे गुस्से में था। बारिश इतनी तेज हुई कि हर चीज बहा ले जाने को तैयार थी। और उसी बारिश में रघुवीर की पकी हुई गेहूं की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। जिस फसल से उम्मीद थी वही उसकी आंखों के सामने मिट्टी में मिल गई। लेकिन उसकी बदकिस्मती यहीं खत्म नहीं हुई। जो पैसे उसने गांव की मदद के लिए लिए थे
उसी रात किसी ने चोरी कर लिए। सुबह जब रघुवीर को पता चला तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। फसल गई, पैसे गए और अब उम्मीद भी खत्म हो रही थी। पूरा परिवार गहरे सदमे में चला गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब किसने किया। कौन था वो जिसने गांव के लिए रखे पैसे भी नहीं छोड़े। अब रघुवीर चारों तरफ से टूट चुका था। एक तरफ बारिश ने उसकी फसल छीन ली और दूसरी तरफ सेठ का कर्ज उसके सिर पर पहाड़ बनकर खड़ा था। दादाजी सही कहते थे कि जब मुसीबत आती है तो अकेली नहीं आती, चारों तरफ से इंसान को घेर लेती है और उसे संभलने का मौका भी नहीं देती। तब उनकी बातें समझ नहीं आती थी, लगता था बस ऐसे ही कह रहे हैं। लेकिन आज हर एक शब्द मेरे सामने सच बनकर खड़ा है। एक तरफ बारिश ने सब कुछ छीन लिया, दूसरी तरफ किस्मत ने साथ छोड़ दिया और अब हालात ऐसे हो गए हैं कि समझ नहीं आता किससे लड़ूं और किससे बचूं। दादाजी आप सही कहते थे, मुसीबत कभी अकेली नहीं आती, सब कुछ साथ लेकर आती है। अब हम क्या करेंगे? हमारे पास अब खाने के लिए भी ज्यादा अनाज नहीं बचा। जो कुछ था वो इस बेरहम बारिश ने हमसे छीन लिया और जो थोड़ी बहुत उम्मीद बची थी वो भी अब धीरे धीरे टूटती जा रही है। पैसे इतने भी नहीं बचे कि हम 2 वक्त की रोटी सुकून से खा सकें। अब शायद हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा। हमें ये गांव छोड़कर शहर जाना पड़ेगा। गांव छोड़ देंगे? ये घर, ये आंगन, ये जमीन, सब कुछ? अब ये सिर्फ पैसों की बात नहीं रही, ये हमारी जमीन की बात है, हमारी पहचान की, हमारे वजूद की। अगर हम समय पर सेठ का कर्ज नहीं चुका पाए तो वो जमीन भी हमारे हाथ से चली जाएगी और जिस दिन वो जमीन चली गई उस दिन समझ लेना हम सब कुछ हार चुके होंगे। ना घर रहेगा, ना सहारा, ना कोई रास्ता, बस हम रह जाएंगे और हमारी वो किस्मत जो हर बार हमें तोड़ने का नया तरीका ढूंढ लेती है। सुबह होते ही रघुवीर काम की तलाश में शहर की ओर निकल पड़ा। थका हुआ शरीर और टूटी हुई उम्मीदों के साथ दिल में दर्द था और आंखों में एक आखिरी आस। वो गांव से निकलकर जंगल के सुनसान रास्ते से गुजर रहा था। चारों तरफ सन्नाटा था। रघुवीर के मन में बस एक ही सवाल घूम रहा था। जो रुपए उसने गांव की मदद के लिए लिए थे, आखिर उन्हें कौन चुरा सकता है? कौन था वो जिसने उसकी आखिरी उम्मीद भी छीन ली? वो इसी सोच में डूबा हुआ था कि अचानक आसमान गरज उठा और देखते ही देखते तेज बारिश शुरू हो गई। ये फिर से बारिश? अभी तो इसने सब कुछ छीन लिया था मुझसे, अब फिर से आ गई। क्या चाहता है ये आसमान मुझसे? और कितना आजमाएगा? पहले फसल बर्बाद की, फिर वो पैसे भी चोरी हो गए। वो पैसे जो मैंने पूरे गांव की मदद के लिए जुटाए थे, किसी ने एक पल में छीन लिए। ना फसल बची, ना पैसा बचा, ना कोई सहारा। और अब ये बारिश फिर से सामने खड़ी है, जैसे मेरी हर उम्मीद को दोबारा मिटाने आई हो। लगता है किस्मत ने ठान लिया है, मुझे हर तरफ से तोड़कर ही छोड़ेगी। नहीं, मुझे इस बारिश से बचना होगा। रघुवीर इधर उधर नजर दौड़ाता है, कहीं कोई सहारा मिल जाए। अचानक उसकी नजर सामने एक गुफा पर पड़ती है। वह बिना एक पल गवाए तेजी से गुफा की तरफ भागता है। जैसे ही रघुवीर गुफा के अंदर पहुंचा, उसे एक अजीब सी खामोशी महसूस हुई। बाहर तूफान गरज रहा था, लेकिन अंदर सब कुछ बिल्कुल शांत था। इतनी शांति कि उसकी अपनी सांसों की आवाज भी उसे डराने लगी। वो धीरे धीरे अंदर की ओर बढ़ने लगा। जैसे जैसे रघुवीर गुफा के अंदर जा रहा था, गुफा की खामोशी और गहरी होती जा रही है। तभी उसकी नजर दूर एक अजीब सी रोशनी पर पड़ी। ये कैसी रोशनी है? जैसे ही रघुवीर पास पहुंचता है, वो हैरान रह गया।
उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये तो खजाना है। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं सपना तो नहीं देख रहा हूं। ऐसा कैसे हो सकता है? कल तक मेरे पास कुछ भी नहीं था और आज ये सच में है। रघुवीर ने लालच नहीं किया। उसने ईमानदारी से सिर्फ उतना ही सोना लिया जितना उसकी जरूरत के लिए काफी थी। बाकी खजाना वहीं छोड़ दिया। सोना लेकर नई उम्मीद के साथ वो गांव की ओर लौट पड़ा। गांव पहुंचते ही रघुवीर ने सबसे पहले सेठ का कर्ज चुकाया। ये लीजिए सेठ जी, आपका पूरा पैसा, ब्याज समेत। सेठ के चेहरे का रंग बदल जाता है। जिसे वो कमजोर समझ रहा था, आज वही उसके सामने मजबूती से खड़ा था। रघुवीर बिना कुछ बोले मुड़कर अपने घर चला जाता है। भैया, ये सब क्या हो रहा है? अभी तो वो कंगाल हो चुका था, अब अचानक इतने पैसे कहां से आ गए उसके पास? कुछ तो गड़बड़ है। भैया, हमने तो उसके घर से वो पैसे भी चोरी करवा लिए थे जो हमने उसको दिए थे, ताकि वो पूरी तरह टूट जाए और घुटनों पर आकर अपनी सारी जमीन हमें बेच दे। लेकिन ये सब उल्टा हो गया। मतलब कहीं ना कहीं उसके हाथ कुछ बड़ा लग गया है, और जब तक मुझे ये नहीं पता चलता मैं चैन से नहीं बैठूंगा। रघुवीर ने सिर्फ अपना कर्ज ही नहीं चुकाया, बल्कि उसने अपनी जीत को गांव की भलाई में बदल दिया। उसने गरीब लोगों की मदद की और पूरे गांव के लिए कुएं खुदवाए, ताकि अब किसी को पानी के लिए तरसना ना पड़े। उसने तालाब भी बनवाए, ताकि जब बारिश हो तो हर एक बूंद पानी संजो कर रखा जा सके। अब न गर्मी का डर था, न सूखे का खतरा, क्योंकि एक इंसान की हिम्मत ने पूरे गांव की किस्मत बदल दी।